परिवर्तन देखें, वाह रे मानव तेरा स्वभाव। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थी। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में ना घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लेटरिन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लेटरिन घर में आके करता है। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। चारों महत्वपूर्ण बदलाव हैं। वाह रे मानव तेरा स्वभाव। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। यह मंदिर मस्जिद भी क्या गजब की जगह है दोस्तों, जहाँ गरीब बाहर और अमीर अंदर भीख मांगता है। विचित्र दुनिया का कठोर सत्य। बारात में दूल्हे सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। मयत में जनाजा आगे और दुनिया पीछे चलती है। यानी दुनिया खुशी में आगे और दुख में पीछे हो जाती है। गजब तेरी दुनिया का गजब तेरा खेल। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद करना और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाना। वाह रे दुनिया। लाइन छोटी है पर मतलब बहुत बड़ा है। उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। पायल हजारों रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है। बिंदी 1 रुपए में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। एक किताब घर में पढ़ी गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, और जो उनके लिए लड़ते हैं वो कभी उनको नहीं पढ़ते। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े और मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। अच्छे मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं जाता पर बुरे मार्ग पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाला कहीं नहीं जाता पर दूध बेचने वालों को घर घर गली गली कोने कोने जाना पड़ता है। दूध वाले से बार बार पूछा जाता है कि पानी तो नहीं डाला, पर दारू में खुद हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। और अंत में बहुत खूबसूरत पंक्ति, इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी जानवर का ही नाम है। सिर्फ अपने तक ही सीमित न करें, शेर जरूर करें। और एक तरफ लिखेंगे आरएनए, पहले आरएनए लिखते हैं और उधर साइड में डीएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए का होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। समझ गए लोग? तो कुछ कुछ पॉइंट बताए थे लेकिन हम सारा पॉइंट आज भी बता दे रहे हैं। पहला पॉइंट है कि इसमें रज्जु कुंडलिक अवस्था में होता है। जैसे सांप कुंडली मार कर रहता है ना, उसी तरह से इसमें भी रज्जुक जो रहते हैं वो कुंडलित अवस्था में रहते हैं। कुंडलित अवस्था में रहता है, और इसमें दो रज्जुक इसमें दो रज्जुक रहता है, द्विकुंडलित अवस्था में रहता है। इसमें दो रज्जुक द्विकुंडलित अवस्था में होते हैं। द्विकुंडलित अवस्था में होते हैं। ठीक है। इसमें बीटा डी राइबोज शर्करा होता है। ये सब लाइन एकदम याद चाहिए तुम लोग को। इसमें बीटा डी राइबोज शर्करा होता है। इसमें बीटा डी राइबोज शर्करा होता है। नाम याद चाहिए तुम लोग को, कौन सा शर्करा होता है? तो बीटा डी राइबोज शर्करा होता है। ठीक है। और इसमें बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। इसमें बीटा डी 2 डिऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। डिऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। डिऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। चलो जी। तीसरा, इसमें एजीसीयू क्षार होता है।
इसमें AGCU क्षार होता है, जबकि उसमें तुम्हारा दूसरा क्षार होता है, AGCT क्षार होता है। इसमें AGCT क्षार होता है, AGCT क्षार होता है। चलो, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और यह क्या करता है, यह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। यह आनुवंशिक गुणों को, आनुवंशिक, यह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है। पीढ़ी तक पहुंचाता है। जैसे तुम अपने दादाजी की तरह व्यवहार करते हो, या अपने पापा की तरह व्यवहार करते हो, या परदादा की तरह व्यवहार करते हो, तो ये सब DNA के चलते होता है। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य हमारे शरीर में पाया जाता है और उसी में RNA रहता है। यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पाया जाता है और यह केंद्रक में पाया जाता है, यह केंद्रक में पाया जाता है। हमारे शरीर में ही केंद्रक भी होता है और उसी केंद्रक में यह पाया जाता है। इसमें स्वप्रतिकरण का गुण नहीं होता है। स्वप्रतिकरण माने अपने जैसा पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें स्वप्रतिकरण, स्वप्रतिकरण माने अपने जैसा पैदा करना, तो स्वप्रतिकरण का गुण RNA में नहीं मिलता है, का गुण नहीं होता है, गुण नहीं होता है। और इसमें स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है, इसमें स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है, माने अपने ही जैसे अपना बेटा बेटी पैदा कर सकता है, स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है। ठीक है। और ध्यान रखना, सातवां गुण है इसका, ये 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है, जबकि वो एक ही प्रकार का होता है। क्या होता है, और यह एक ही प्रकार का होता है। तो इतना अंतर काफी है, इतना अंतर आप लिख देंगे तो आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। RNA के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है संदेशवाहक RNA, संदेशवाहक RNA कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको शॉर्टकट में mRNA भी लिखा जाता है, mRNA। एम से यहाँ बता रहा मैसेंजर, इस बात को ध्यान रखिएगा, एम से मैसेंजर होता है, संदेशवाहक RNA कहते हैं। दूसरा होता है तुम्हारा राइबोजोमल RNA, राइबोजोमल, राइबोसोमल, सोमल लिखते हैं पढ़ते हैं जोमल, राइबोसोमल RNA, इसको शॉर्टकट में rRNA लिखा जाता है, राइबोसोमल RNA। और एक तीसरा होता है जिसको हम लोग ट्रांसफर RNA कहते हैं, tRNA। ट्रांसफर माने स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण RNA।
यानी शॉर्टकट में बोलेंगे tRNA। टी से ट्रांसफर होता है, तो एम से यहाँ मैसेंजर हो गया, अंग्रेजी लिख दे रहे हैं इसका मैसेंजर, जिसको हिंदी में संदेशवाहक कहते हैं। और यहाँ पे आर से मतलब हो गया राइबोजोमल, राइबोसोमल। और यहाँ पे टी से हो गया तुम्हारा ट्रांसफर, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 3 तरह के हो गए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बाद से कौन सा टॉपिक बचा है, एंजाइम। अब देखो हम तुम लोग को अभी समझाए भी है कि एंजाइम जो होता है एक तरह का एक तरह का उत्प्रेरक होता है, ठीक है ना। जैव उत्प्रेरक कहा जाता है इसको। जैव उत्प्रेरक इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, जैव उत्प्रेरक, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये गोलिकाकार प्रोटीन से बना होता है। 2 तरह का प्रोटीन आप लोग को बताए थे, रेशेदार और गोलिकाकार। तो ये ध्यान रखना कि यह गोलिकाकार प्रोटीन से बना होता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, गोलिकाकार प्रोटीन के बने हुए, गोलिकाकार प्रोटीन के बने हुए वे कार्बनिक पदार्थ, वे कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं में, जो जैव रासायनिक क्रियाओं में जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके नाम के अंत में प्रायः एज लगाया जाता है, इसके नाम के अंत में, इसके नाम के अंत में प्रायः प्रायः एज लगाया जाता है, एज लगाया जाता है। जैसे सुक्रेज, जैसे सुक्रेज हो गया, यूरिएज हो गया, माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, समझ रहे हो, इत्यादि। तो ये सब एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं। शरीर में होने वाली सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को इन्हीं के चलते होता है, ठीक है। और ये जितने भी शरीर में जैसे कि भोजन पच जाता है, ठीक है, तो वो एंजाइम के चलते ही होता है। तो एंजाइम हमारे शरीर में काफ़ी भूमिका अदा करता है, हमारे शरीर में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को ये तेजी से करवाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो बोलो, किसी को दिक्कत है जी। तो लगभग आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया। चलो, तो इसमें कुछ तो लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, इस पार्ट का जो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है। ऐसे इससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछता है, ठीक है।
अच्छा, एंजाइम की कुछ विशेषता भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एंजाइम की कुछ विशेषताएं आप लोग को हम बता दे रहे हैं। और एंजाइम की खोज किसने की थी? एंजाइम की खोज बर्जीलियस ने की थी, तो इस बात को भी नोट करके लिख दे रहे हैं। एंजाइम की खोज बर्जीलियस ने की थी। एंजाइम की खोज बर्जीलियस ने की थी। और इसके बाद से इसका नाम कुहने ने दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, का नामकरण कुहने ने किया था। कुहने, कोहनी से याद रखना। एंजाइम का नामकरण कुहने ने किया था। कुहने ने किया था, ठीक है। तो चलिए ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो एंजाइम का खोज हुआ था वो एमाइलेज था। सबसे पहले सबसे पहले एमाइलेज एंजाइम की खोज हुई थी। एमाइलेज एंजाइम की खोज हुई थी। एंजाइम की स्क्रीनशॉट ले लो साहब। एमाइलेज एंजाइम की खोज हुई थी, तो याद रखना कि सबसे पहले किस एंजाइम की खोज हुई थी, तो एमाइलेज एंजाइम की खोज हुई थी, ठीक है। चलो, एंजाइम को कई भाग में बांटा जाता है जी, ठीक है। उतना आप लोग को जानना नहीं है, लेकिन एक आप लोग को एंजाइम में जानना है, ऑक्सो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। तो हम एक लिख देते हैं आप लोग को एंजाइम के बारे में। ऑक्सीडो रिडक्टेज एक एंजाइम होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो नाम से बुझा रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, रिडक्टेज। तो हम लोग ध्यान देंगे और नाम पे जाएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो वैसा एंजाइम जो कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। तो लिखेंगे इसको कि वैसा एंजाइम जो ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों तरह की अभिक्रियाओं को दोनों तरह की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। दोनों तरह की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहलाता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम कहलाता है। रिडक्टेज एंजाइम कहलाता है, ठीक है। जैसे श्वसन एवं किण्वन, इसके उदाहरण हो जाएंगे। श्वसन भी करवाता है और किण्वन भी कराता है। श्वसन एवं किण्वन, ये कराता है एंजाइम। और ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही पढ़ना है, बाकी सब नहीं पढ़ना है, नहीं तो बता देते हैं। एंजाइम की विशेषता क्या क्या है। चलिए, तो एंजाइम की कुछ विशेषताएं आप लोग को हम समझा देते हैं। एंजाइम की बहुत सारी विशेषताएं होंगी, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे शरीर के सभी सभी रिएक्शंस को, सभी अभिक्रियाओं को ये पूरा करवाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि एक एंजाइम एक ही तरह का कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो लिख सकते हैं कि एंजाइम जो होते हैं अति विशिष्ट होते हैं। एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं। अति विशिष्ट होते हैं।
ठीक है, मतलब एक अभिक्रिया को एक ही एंजाइम कर सकता है, दूसरा कोई एंजाइम उस क्रिया को नहीं करेगा। ये बहुत तेज कर देते हैं अभिक्रिया की दर को। ये अभिक्रिया की दर को ये अभिक्रिया की दर को 10 के पावर 20 गुना, मतलब समझ लो महासंख्य गुना लगभग हो जाएगा, 10 के पावर 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। गुना तक बढ़ा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस बात को भी कि ये साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, ये सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं। सक्रियण ऊर्जा तुम लोग को चौथा पाठ में पढ़ाएंगे। ये सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं, मतलब ये वो ऊर्जा होता है जो अभिकारक को दिया जाता है ताकि वो उत्पाद में बदल जाए। तो उसके लिए जितना ऊर्जा चाहिए उसकी ऊर्जा की मात्रा को ये कम कर देते हैं, घटा देते हैं, ताकि ये ऊर्जा को प्राप्त करके और वह उत्पाद में जल्दी से चला जाए। ठीक है, देखो अभी ये किस पीएच माने इनका पीएच मान क्या रहता है, तो इनका पीएच मान जो रहता है वो 6 से 8 होता है। इनका अनुकूलतम पीएच इनका अनुकूलतम पीएच ठीक है 6 से 8 होता है, 6 से 8 होता है। ठीक है ना, और अनुकूलतम ताप 310 केल्विन होता है, तथा अनुकूलतम ताप 310 केल्विन होता है। ठीक है, अब देखो जी, अम्ल क्षार से ताप से लवण की सांद्रता से अपनी सक्रियता समाप्त कर लेते हैं। देखो ये बहुत तरह से इनका सक्रियता समाप्त किया जा सकता है, और इसके बाद ये अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, और उसको हम लोग विकृतीकरण कहते हैं। तो अम्ल अम्ल भी आकर के इनकी इनकी सक्रियता को समाप्त कर सकता है। ये अम्लों से क्षारों से क्षार भी आकर के कर सकता है, अम्लों से क्षारों से। ठीक है, ताप से लवणों की सांद्रता से ताप से लवणों की सांद्रता से। ठीक है, लवणों की सांद्रता से अपनी सक्रियता समाप्त कर लेते हैं, अपनी सक्रियता समाप्त कर लेते हैं। मतलब ये सक्रिय नहीं रहेंगे तो अभिक्रिया के रेट को कैसे बढ़ाएंगे, सक्रियता को समाप्त कर लेते हैं। सक्रियता को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसे एंजाइम का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे तुम लोग का प्रोटीन का विकृतीकरण बताए थे, उसी तरह से एंजाइम का भी विकृतीकरण होता है। एंजाइम का विकृतीकरण कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। और एक बात तो तुम लोग को समझाई दिए कि एंजाइम जैव उत्प्रेरक होता है। तब पूछा जाए कि जैव उत्प्रेरक कौन होता है, तो एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं एंजाइम की क्रियाविधि। स्क्रीनशॉट ले लो सब। एंजाइम काम कैसे करता है, एंजाइम की क्रियाविधि क्या होती है। तो ये ताला चाबी की तरह होता है। जैसे ताला में चाबी डाल दिया जाता है, तो उसी तरह से एंजाइम भी जा करके और अभिक्रिया में घुस जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये पहला पेज है,
ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, और ये चौथा पेज है। देखो एंजाइम की क्रियाविधि ये माइकल मेंटन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका प्रतिपादन प्रतिपादन माइकल मेंटन माइकलस माइकलस मेंटन माइकलस मेंटन ने किया था। ठीक है जी। एंजाइम क्रिया कारक को अपना आधार प्रदान करते हैं। एंजाइम जो होता है अभिकारक को अपना जगह देता है कि आओ मेरे पे अभिक्रिया करो, मेरे शरीर पे अभिक्रिया करो। तो एंजाइम जो है वो क्रिया कारक को उत्पाद अभिकारक को अपना जगह प्रदान करता है। एंजाइम क्रिया कारक को अपना आधार प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। अपना आधार प्लेटफॉर्म कह सकते हो, प्रदान करते हैं। ठीक है, करते हैं। और एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करके, हम वही बोले थे ना कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। सक्रियण ऊर्जा वो ऊर्जा होता है जो कि अभिकारक को उत्पाद में बदल देता है। तो ये एंजाइम जो है वो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करके सक्रियण ऊर्जा को कम करके ठीक है, क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तथा मध्यवर्ती संकुल द्वारा उत्पाद बना देते हैं। तथा मध्यवर्ती संकुल बीच में बनता है और फिर उसको उत्पाद में बदल दिया जाता है। संकुल द्वारा उत्पाद बना देता है। अब ये चित्र से भी हम दिखा दे रहे हैं तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। उत्पाद बना देते हैं। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि एंजाइम क्रिया कारक से मिलता है। ये ई से एंजाइम होता है और एस से सूचित कर रहा है क्रिया कारक को। ये जब दोनों लोग अभिक्रिया करते हैं तब जाकर के उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद बनाने के पहले ई और एस मिलकर के ई एस बन जाते हैं और ये मध्यवर्ती संकुल कहलाता है। मध्यवर्ती संकुल। ठीक है, मध्यवर्ती संकुल बना लेते हैं। और दूसरी बार में क्या होता है, ये पहला बार हो गया और दूसरी बार में ईएस का अपघटन होता है, अपना अपघटन करा लेता है और अपघटित होकर के एंजाइम और उत्पाद दे देता है। ई प्लस पी देता है। ई क्या हो गया, एंजाइम। ये क्रियाविधि हो गया जी, एंजाइम और ये उत्पाद हो गया। तो अभिकारक एंजाइम के साथ मिलकर के संकुल बनाता है और संकुल के बाद वो अपघटित होकर के उत्पाद में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको तुम चित्र के द्वारा भी देख सकते हो, ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान देना, इधर ऊर्जा रहता है और इधर में अ, अभिक्रिया अभिक्रिया का दर बोल सकते हो या विकास बोल सकते हो। अभिक्रिया का विकास। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे अभी शुरू में अभिकारक है मेरे पास। तो अभिकारक रहता है और क्रियाकारक रहता है। तो अभिकारक और क्रियाकारक मिलते हैं एक दूसरे से और ये ऊपर में मध्यवर्ती संकुल बनाते हैं और ये फिर किस में बदल देता है, ई प्लस पी में, उत्पाद में बदल जाता है
और इसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये जो ऊर्जा है ना, इसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देता है। इसके आने से यही फायदा होता है कि जितना ऊर्जा पहले चाहिए था उससे कम ऊर्जा अब चाहिए, ताकि ये जो अभिकारक है एस जो लिखे हैं वो पी में बदल जाए। तो एस को पी में बदलने का ये तरीका होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। एंजाइम भी हो गया। अब एक हार्मोन होता है, हार्मोन का परिभाषा लिखवा देता है। देखिए जी, हार्मोन क्या होता है। आप लोग का मंडे से नया चैप्टर रहेगा। बोलो अमितेश। बोलो। पिछला चैप्टर सर। ये चौथा पेज, तीसरा पेज, दूसरा पेज, पहला पेज। चलो सब देखो जल्दी से। एंजाइम, हार्मोन। हार्मोन भी एंजाइम की तरह होता है, ठीक है ना। ये एंजाइमों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये एंजाइमों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। याद रखना इस बात को, ये एंजाइम की तरह ये भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ध्यान रखना कि जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सजीवों में वृद्धि विकास, जो सजीवों में हमारे शरीर में वृद्धि भी कराता है, विकास भी कराता है। वृद्धि विकास, ठीक है, प्रजनन, नियंत्रण, प्रजनन, नियंत्रण, ठीक है, को प्रदर्शित करते हैं। रन को प्रदर्शित करते हैं, मतलब काफी कुछ करता है हमारे शरीर में हार्मोन। ठीक है, इन्हें ग्रंथि रस या रासायनिक दूध भी कहा जाता है। इन्हें ग्रंथि रस या रासायनिक दूध कहा जाता है, या रासायनिक दूध कहा जाता है। रासायनिक दूध कहा जाता है, ठीक है। और ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावित करते हैं। ये हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो हमारे शरीर में होती हैं स्रावित करते हैं। ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जो दूर की ऊतक कोशिकाओं में कार्य करते हैं। जो दूर की ऊतक कोशिकाओं में स्क्रीनशॉट ले लो सब, मीटिंग समाप्त हो सकता है कभी भी। कोशिकाओं में कार्य प्रदर्शित करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सब, मीटिंग कभी भी समाप्त हो सकता है। करते हैं। तो ये हार्मोन